YouTube की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? अभी अगर आप जाके YouTube पे सर्च करोगे हाउ टू सॉल्व एन यूपीएससी एमसीक्यूज, आपको करीबन 15, 16, 20 वीडियोस मिलेंगी विच विल टेल यू अबाउट tricks to get 100% marks or elimination techniques to make sure you get from 90 to 120 marks or Tigdam to get 150 plus score, how I use these 5 elimination techniques to get scores and वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिकली उन सारे वीडियोस में यूपीएससी को बेवकूफ बनाने की अच्छी अच्छी टेक्निक्स आपको दिखाई जाएंगी, बट जो आपको नहीं बताया जाएगा वो ये है कि ये जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है ना, ये जो 6 लाख लोग लिखने वाले हैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन, उसमें से यूपीएससी करीबन 10 से 12,000 बच्चों को सिलेक्ट करेगा। So UPSC is playing their own game of elimination, and the way UPSC is doing this elimination is not कि आपको बॉस तिगड़म लगा के दिखाया जाएगा कि किस तरह यूपीएससी एलिमिनेट कर रही है। नहीं, यूपीएससी इज गोइंग टू गिव यू अ टाइम बाउंड टेस्ट। 120 मिनट, 100 क्वेश्चन, करीबन एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 72 सेकंड मिलेंगे। अब प्रॉब्लम यही होती है कि ये टिप्स और ट्रिक्स को देखने के चक्कर में हम कभी ये फुल लेंथ प्रैक्टिस करते ही नहीं है कि 72 सेकंड में एक एक क्वेश्चन अगर मुझे करना है तो मुझे सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। एंड फिर फाइनली जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और फिर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, आई हैव सीन दैट फर्स्ट अटेम्प्टर्स में से करीबन 50% से ज्यादा लोगों का पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है, या ओएमआर शीट ही नहीं भरी जाती है, ओएमआर शीट गलत भर के आ जाते हैं। यू नो व्हाई दैट हैपेंस? बिकॉज हमने टाइम मैनेजमेंट कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं। हमने कभी देखा ही नहीं कि एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट वे ऑफ सॉल्विंग एन एमसीक्यू पेपर। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। तो अगर आपको वो एलिमिनेशन ट्रिक्स और टिप्स वाली वीडियो चाहिए वो तो आप देख लेना, वो सर्च करके मिल जाएंगी। दिस वीडियो इज बेसिकली गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। क्या साइंटिफिक वे में, किस तरह से एक स्ट्रैटेजिक लॉजिकल वे में हम पेपर सॉल्व करें। Now, before going towards that video, just make sure you go ahead and join the Telegram channel, because इसी Telegram channel के माध्यम में से ही मैं आपको मेरी जितनी भी आने वाली क्लासेस हैं और जितनी भी आने वाली क्लासेस के नोट्स, पोल्स वगैरह सारी चीजें, मेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका जो होता है वो होता है इस Telegram चैनल के थ्रू। Now, what exactly are we talking about when we say कि सर 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? Now, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बात ये आएगी कि सर अगर 120 मिनट में मुझे करने हैं सॉल्व 100 क्वेश्चन, सो दैट वुड गिव मी अबाउट 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चंस। एंड अगर ये चीज आप दिमाग में लेके अगर आप अपना मॉक टेस्ट देने के लिए बैठोगे, तो फिर जैसे ही किसी क्वेश्चन में आपको एक मिनट से ज्यादा लगता है या 72 सेकंड से ज्यादा लगता है, आपका पैनिक शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग द पेपर। बट बताया तो किसी ने है नहीं, तो अप्रोच कैसे करें? द फर्स्ट big thing that comes to that we should keep in mind when we are attempting a prelims का paper is that हमको इस पेपर को segregate करना पड़ेगा। इस पेपर को एक strategic approach देनी पड़ेगी, और वो segregation होगा हमारे पास 4 different levels में। I call these levels as your X, Y, Z, 0 levels। अब आप में से जितने लोगों ने मेरे साथ क्लासेस करी हैं, आप लोगों को पता है मैं किस टेक्निक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। बट उन क्लासेस में कभी भी हमने बहुत डिटेल में इसकी डिस्कशन नहीं करी थी, और आप में से बहुत लोगों ने बोला था कि सर इसकी एक अलग से वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर देना। सो हियर वी आर। सो व्हाट इज दिस XYZ0 टेक्निक? X टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको 100% भरोसा है कि आपने जो आंसर मार्क करा है वो 100% सही है। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, राइट? यू हैव A, B, C, D। अब इन 4 ऑप्शंस में ही राइट आंसर छुपा होता है, और अगर आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, आपने वो मार्क कर दिया और आपको 100% भरोसा है कि आपका ये क्वेश्चन सही है, दैट बिकम्स एन X क्वेश्चन। सो X क्वेश्चन में आई से दैट यू हैव 100% कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिमिलरली Y कौन सा क्वेश्चन होगा? Y टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस वेयर you know 2 options are incorrect। आपको 2 options आपने easily eliminate कर दिया। आपने बोला है कि सर B नहीं हो सकता है और D नहीं हो सकता है। ये options पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चल चुका है कि B और D तो नहीं होगा, बट A और C में से कौन सा क्वेश्चन होगा ये मुझे नहीं पता है। So this becomes your
50-50 क्वेश्चन और योर वाई टाइप क्वेश्चन, राइट, जिसमें आपको 50% कॉन्फिडेंस है. देन Z obviously logically becomes a 33% question, which is basically saying that आपने एक ऑप्शन सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया. You've eliminated one option successfully and आपको बाकी 3 ऑप्शंस में से नहीं पता राइट आंसर कौन सा होना है. एंड देन फाइनली 0 इज द जीरो ऑप्शन, जिसमें आपको कोई आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, कोई अता पता नहीं है ऑप्शंस का, कोई आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन आया कहां से है या इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. दीज आर यूजुअली दोज करंट अफेयर्स और वेरी ऑब्सक्योर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए. एंड टेंशन मत लो, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं आज के इस वीडियो में. We'll practically also solve these. We'll take a mock test paper and उसको हम solve करने की कोशिश करेंगे just to see how we apply this technique. Now, what is the advantage of this? इसको करने का advantage क्या है? बॉस, इसको करने का advantage यही होता है कि आप अपने पेपर की रीडिंग्स लगा पाओगे. So let's get a few things out of the way first. हम क्या करेंगे जब हमारे पास सिर्फ 120 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन करने होते हैं. हमको उस क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, राइट 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है. और 2 से 3 बार पढ़ने के लिए वी नीड टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट. तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू किया. आई स्टार्टेड रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. अब क्वेश्चन पेपर को पढ़ते टाइम मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा और वो पहला क्वेश्चन मेरे लिए एक्स आया. यूजुअली जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें जो डिवीजन होता है मेरा, उस एक पेपर में करीबन 4 से 6 क्वेश्चन रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. सो यू हैव योर से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड सो ऑन. अब इसमें यहां पे आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा. यू विल हैव योर ऑप्शंस A, B, C, D. सिमिलरली A, B, C, D एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया. यू रीड दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ में आ चुका है. इन दैट केस यू मार्क द राइट आंसर. जब ये आपके लिए एक्स होगा, आपको एग्जैक्टली पता है इसका राइट आंसर क्या है, आपने उस ऑप्शन को यहां पे मार्क कर दिया. सिमिलरली जब आपने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते टाइम आपने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, बट आपको बी और ए में कंफ्यूजन है, राइट मुझे बी और ए में कंफ्यूजन है, तो मैंने इसको सी और डी को एलिमिनेट करके यहां पे इसको वाई मार्क करके छोड़ दिया. देन आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैंने पढ़ा. पढ़ने के बाद दोबारा मैंने देखा कि मुझे ए और सी सही लग रहा है और बी और डी गलत लग रहा है, तो उसको भी मैंने दोबारा वाई मार्क किया और फिर मैं आगे बढ़ गया. एंड दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द फुल पेपर. अब पूरे पेपर को अभी देखो, अभी तक हमने OMR शीट में सर्कलिंग करने की या कुछ भी करने की बात नहीं करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट रीडिंग. तो अगर आप इस हिसाब से फर्स्ट रीडिंग करोगे, इफ यू डू योर फर्स्ट रीडिंग लाइक दिस, आपको पहली रीडिंग को करने में करीबन 55 से 65 मिनट लगेंगे. आपको 55 से 65 मिनट्स लगेंगे. आपके पास टोटल 120 मिनट्स है. मान लिया 1 घंटा आपको लगेगा फर्स्ट रीडिंग करने में. इस 1 घंटे में क्या होगा, आपने अपने सारे क्वेश्चन पेपर को सेग्रीगेट कर दिया है X, Y, Z zeros में, राइट. यू सेग्रीगेटेड द होल क्वेश्चन पेपर इन X, Y, Z zeros. अब एक बार सोचते हैं कि ये X, Y, Z zeros से हमको फायदा क्या मिलेगा. फायदा ये मिलेगा दैट अगर ये पेपर एक नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल यूपीएससी का जिस तरीके से एनालिटिकल पेपर आता जा रहा है, आप पाओगे कि आपके नंबर ऑफ एक्सेस होंगे करीबन 20 से 25 के बीच, जिसमें आपको 100% आइडिया है कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट. उसी तरह आपके जो वाई क्वेश्चंस होंगे ये होंगे करीबन 55 से 60 के करीब, राइट. फ्रॉम अबाउट 55 to 60 questions you'll have. And then similarly, Z and zeros would be divided into say about 10 questions here and 5 questions here. अब बात ये होती है कि इसमें हम अटेम्प्ट कैसे करें. अगर आपके 20 से 25 x है, इसका मतलब ये एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर है. अगर ये x 20 से कम है तो ये ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है. अगर ये 20-25 से ज्यादा है तो ये इजी पेपर है, राइट. सिमिलरली अब आप पूछोगे सर वाई वाला जो क्वेश्चन है, अगर मुझे उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन पता है तो मुझे क्या वो अटेम्प्ट करना चाहिए. द आंसर इज गोइंग टू बी यस, बिकॉज अगर लॉजिकली देखा जाए, मान लीजिए इन
इन दोनों केसेस में आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, 10 वाई के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और 10 जेड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। इफ यू अटेम्प्ट 10 वाई क्वेश्चंस, 10 वाई क्वेश्चंस में क्या होगा, यू वुड फाइंड दैट अगर आपके 50% राइट है तो 5 क्वेश्चंस राइट है, 5 क्वेश्चंस गलत है। यूपीएससी में राइट क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स। गलत ऑप्शन के लिए नेगेटिव कितना जाता है? 0.66। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन राइट करे हैं तो मतलब आपके 10 राइट क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स है, बिकॉज 5 क्वेश्चंस आर राइट एंड देन 5 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, सो 0.66 into 5 वुड बी 0.33। तो अगर आप 5 क्वेश्चंस राइट करते हो और 5 क्वेश्चंस गलत करते हो, उसमें भी आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं, 6.7 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। सोच सकते हो? सो ऑब्वियसली इट्स अ विन विन गेम फॉर अस। सिमिलरली अगर आप जेड टाइप क्वेश्चन को देखोगे, अगर उसमें आपके 33% राइट हो रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन करे हैं, उसमें से 3 सही है, 7 गलत है। 3 सही होने का मतलब आपके पास 6 नंबर मिलते हैं और 7 गलत होने का मतलब होता है अराउंड 4.62 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। उसमें भी आप पॉजिटिव में हो, हाँ करीबन पॉजिटिव इज ओनली गोइंग टू बी अबाउट 1.5 मार्क्स और सो, बट इज स्टिल इन पॉजिटिव, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वाई और जेड से हम अपने अटेम्प्ट के नंबर बढ़ाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर राउंड्स, पहली राउंड की जो रीडिंग होती है, इन माय फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिसाइडेड कि मेरे एक्स क्वेश्चंस कौन से हैं, राइट? वी टुक आवर एक्स क्वेश्चंस। अब सेकेंड राउंड रीडिंग के दो पायदान होते हैं। सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग में क्या होगा, उसमें 2 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1 होता है आप अपने एक्स को अपने OMR शीट में मार्क कर दीजिए। जितने भी आपने एक्स करे हैं उनको आप OMR शीट में मार्क कर दीजिए। इस चीज को करने से क्या होगा, आप सिर्फ अपने एक्स क्वेश्चंस को पढ़ोगे, आपको वाई क्वेश्चंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा सिस्टमैटिक हो चुका है अब पेपर। आपने अपने एक्स क्वेश्चंस को देखा, एक्स क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ा, जो पहली बार मार्किंग की थी यूजुअली उसको चेंज करने की कोशिश मत करना, बिकॉज आपने पहली बार जो मार्किंग की थी आपने वो इंट्यूशन से जरूर सही करा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट विल बी द राइट आंसर। तो आप बस उसको पढ़ो जिससे आप क्वेश्चन को गलत ना मार्क करो, अपने OMR शीट में बबल कर दो। इस चीज को करने में आपको करीबन 7 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? उसके बाद द सेकेंड पायदान of this our second reading is going ahead and solving your why questions। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेरा ये why question था, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन था, this was my why question। अब उसमें मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और सिर्फ A और B को पढ़ा, मैंने C और D को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, तो मुझे दोबारा उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? दोबारा मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो आई जस्ट रीड बिटवीन A एंड B। अब A और B में अगर आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लीनिंग लग रहा है टुवर्ड्स A, आप उसको मार्क कर दीजिए A एंड देन अपने OMR शीट में भर दीजिए तभी के तभी। सो मैंने 12 क्वेश्चन को लिया, 12th क्वेश्चन को मैंने अपने OMR शीट में भर दिया बाय सेइंग A। अब अगर आप इसमें मुझे पूछोगे सर अगर मुझे कोई लीनिंग ही नहीं आ रही है, A और C में मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, गो अहेड एंड मार्क एनीथिंग। दिस इज वेयर दैट 5% लक विल कम इन। कोई बात नहीं, आप A और C में से जो भी आपको लग रहा है आप मार्क कर दो और फिर उसको अपने OMR शीट में भरो और यहां से आगे चलो। अब ये करते 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 आपको करीबन हो जाएंगे, यू विल टेक अराउंड 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स। अब इस 20 से 25 से 30 मिनट के करीबन आपके पास अब कितना टाइम बचा? यू हैड 60 मिनट्स हियर, यू हैड 10 मिनट्स हियर, 70 मिनट्स एंड देन यू हैड 30 मिनट्स हियर, सो 100 मिनट्स। तो आपकी सेकेंड रीडिंग पूरी हो जाती है इन 100 मिनट्स। अब इस 100 मिनट्स में आपने यहाँ पे अपने एक्स क्वेश्चन जो थे, करीबन मान के चलते हैं आपके 25 क्वेश्चन थे यहाँ पे एक्स के, वो आपने मार्क कर दिए, और वाई के यहाँ पे आपने करीबन यू मार्क्ड अबाउट 45 to 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन आपने मार्क कर दिए। अब बारी आती है जेड और जीरोस की। आपके पास टोटल अटेम्प्ट हो चुके हैं अब यहाँ पे अराउंड 75 क्वेश्चंस, एंड यहां पे आपके पास अब टाइम बचता है अराउंड 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आपके पास टाइम बचेगा। अब यूजुअली आप अगर देखोगे हमारा जिस तरीके से पेपर बनता जा रहा है, इट्स बिकमिंग अ लॉट मोर एनालिटिकल। एंड एनालिटिकल होने के चक्कर में क्या होता है, आपके एक्स के जो नंबर्स हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं। यूजुअली अगर कोई मेरे से स्टूडेंट पूछता है सर व्हाट इज अ गुड अटेम्प्ट, आई वुड से अ गुड अटेम्प्ट लाइज समवेयर बिटवीन
83 to 87 क्वेश्चंस। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेरा ये बताने का मकसद यही होता है कि अगर आप 83 से कम क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर 80 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, आप ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो 90-95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, फिर भी उनका क्लियर हो जाता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपना जो नेट है, अपना जो जाल फेंकने का जो दायरा है, उसको बढ़ा रखा है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही प्रिकॉशन दूंगा, पहले अपने सारे वाई क्वेश्चंस करना, फिर अपने सारे जेड क्वेश्चंस करना, और जीरो क्वेश्चंस को कभी भी कृपया करके मत छूना। नेवर एवर टच योर जीरो टाइप क्वेश्चंस। देखो, जीरो टाइप क्वेश्चंस वो तिगड़म होते हैं ना, वो जाल होता है जो यूपीएससी ने बुना होता है कि आपको लग सकता है अंदर से कि सर गट फीलिंग आ रही है, सर ABCD में से D लग रहा है मुझे, बट आपको कोई अगर अंदाजा ही नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, डू नॉट अटेम्प्ट इट, बिकॉज दैट्स अ श्योर शॉर्ट नेगेटिव मार्किंग। मैंने आपको दिखा दिया साइंटिफिकली, 50% में भी मेरे 6 मार्क्स आ रहे थे, 33% में भी मेरे 1.5 मार्क्स आ रहे थे। जीरो, इफ आई मल्टीप्लाई जीरो विथ एनीथिंग, इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी जीरो। सो then comes this part where इन अगले 15 से 20 मिनट में आप अपने अटेम्प्ट्स को इस जगह पे लेके आओगे। You're going to get them from 83 to 87। ये जो 75 क्वेश्चंस आपने कर लिए थे, you're going to get them here। अब इसके अंदर आप पहले अपने y सारे मार्क कर लेना और फिर z को मार्क करने की कोशिश करना। And this is going to be our approach towards the paper। यहां पे भी जब आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपने OMR शीट पे मार्क कर दिए हैं, करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे 15-20, अब कभी कभी हो सकता है अगर पेपर लेंदी है तो उसमें आपके पास हाथ में कम टाइम बच सकता है, तो यहाँ पे आप जब थर्ड रीडिंग में आप जब अपने अटेम्प्ट्स को 83 से 87 की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे, उस अटेम्प्ट में जब जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, साथ के साथ OMR शीट पे मार्क करना। सॉल्व करोगे, मार्क करोगे, सॉल्व करोगे, मार्क करोगे। देखो, OMR शीट को कभी भी आखिर के लिए नहीं रखते। द प्रॉब्लम विद दैट इज, बहुत बार हो सकता है आप सीक्वेंस वाइज मार्क करते जाओगे, इधर 1 का आंसर A, उधर आंसर A, इधर 2 का आंसर C, 2 का आंसर C, और ऐसे करते करते हो सकता है यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट ना करा हो और फिर वहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। इसीलिए इस सिस्टमैटिक वे में हम मार्क करेंगे। आई होप वो क्लियर हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट, इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग, इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 55 to 60 मिनट्स। उसमें हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड राउंड में हमको करीबन 25 से 35 मिनट लगेंगे। उसमें सेकंड राउंड में हमने पहले तो x मार्क कर दिया, फिर y को मार्क करा, और फिर फाइनल राउंड ऑफ रीडिंग में हमने अपने अटेम्प्ट्स को 83 से 87 के दायरे में डाल दिया। नाउ यहाँ पे यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, विच इज दैट पेपर कुड बी लेंदी। अब पेपर लेंदी होने के 2 कारण होते हैं यूजुअली। कारण नंबर 1 होता है कि जो पेपर है उसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे गए हैं, और इससे ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ से यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। द अदर रीजन व्हाई अ पेपर बिकम्स लेंदी इज बिकॉज द क्वेश्चंस बिकम एनालिटिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको कोई शॉर्ट आंसर नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आया था व्हाट वुड बी द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट और बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ये कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसमें आपको यूजुअली पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट इकोनॉमी का थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जहाँ पे आपको देखना पड़ रहा है अच्छा बॉन्ड्स की वजह से मेरा इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है। सो द क्वेश्चंस व्हिच आर कंसेप्चुअल इन नेचर मेक अ पेपर लेंदी। तो हो सकता है वहां पे आपको ज्यादा टाइम लगे, बट इसी चीज को प्रैक्टिस करनी है। द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज कि आपको किसी भी ऑप्शन पे या किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। यू आर गोइंग टू लुक एट द क्वेश्चन पेपर होलिस्टिकली। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा जो 13th क्वेश्चन है वो एक वाई टाइप क्वेश्चन है, और उसमें मुझे पता नहीं चल रहा ए और बी में क्या होने वाला। मैं अभी बैठ के नहीं डिसाइड कर रहूंगा 5 मिनट पकड़ के कि इसमें ए और बी में क्या होगा। वी मूव ऑन। हमने 2 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर दिए। अब आगे दोबारा जब सेकंड रीडिंग के टाइम आएंगे तब दोबारा एक फ्रेश आंखों के साथ इसको देख लेंगे, राइट? So this is the most strategic and scientific way of solving a question paper. इससे क्या होगा, सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, अगर आपकी एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी नहीं भी चली ना, आपको पता होगा कि मेरा अगर फर्स्ट राउंड हुआ है तो मेरा करीबन 1 घंटा बचा हुआ है।
अगर मेरा सेकंड राउंड हुआ है तो अब करीबन मेरे पास हाथ में 15 से 20 मिनट बचे हुए हैं, right? And this is how you solve a paper very, very systematically. And now, why don't we try and see how do we do it practically? हमको अगर practically यही चीज करनी है तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? Now, the best way to see that would be, let's take a random question paper. एक random question paper लेते हैं और इस random question paper को solve करने की कोशिश करते हैं. So, we have this random question paper. अब इस question paper को देखते हैं and let's try to use the same techniques that we were talking about. पहला question है, consider the following statements with reference to tokenization of card. So, I'm going to underline the word tokenization of card because that is exactly what they're trying to ask. टोकनाइजेशन के बारे में बात करी जा रही है. Now, it refers to the replacement of actual card details with an alternate secure code that can be used for payments. And the second option is there is no charge levied on the customer for availing this service. अब अगर आपको टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड के बारे में नहीं पता है, this is already becoming a dicey question for me. फिर मैंने देखा कि it refers to the replacement of actual card details with an alternate secure code that can be used for payments. तो मैं अगर सोचूं, अगर कार्ड का टोकन बनाने की बात करी जा रही है तो हो सकता है कि यही हो सकता है दैट इट इज टू मेक श्योर दैट आपके अपने कार्ड के डिटेल्स ना यूज करते हुए आपका एक मॉक कार्ड बनाया जा रहा है, जिस तरह से ये मॉक टेस्ट पेपर है. देन द सेकंड ऑप्शन इज देयर इज नो चार्ज लेवीड ऑन द कस्टमर फॉर अवेलिंग दिस सर्विसेज. अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है देन इट बिकम्स माई जीरो क्वेश्चन, राइट? इट बिकम्स माई जीरो क्वेश्चन. नाउ usually tokenization happens for both these things. It is a replacement of your actual details and it is also no charges levied on the customer for tokenization of cards. So right answer would be I think C, but doesn't matter. For us it's a zero question. तो ये एक बार मैंने जीरो क्वेश्चन मार्क कर दिया. जीरो क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट यू मार्क इट लाइक दिस सो दैट आपको अच्छे से पता हो कि ये क्वेश्चन मुझे देखना भी नहीं है दोबारा. आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following bodies is responsible for the publication of the nationally determined contributions सिंथेसिस रिपोर्ट? अब आपको अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, आपको पता है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? यूएनएफसीसी का पार्ट था ये, वेयर एवरी सिंगल कंट्री हैड टू गिव देयर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, राइट? टू रिड्यूस टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग. तो उस वजह से अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस अगर आपको पता है देन यू वुड से कि ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शायद नहीं होगा, आईपीसीसी शायद हो सकता है, एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आई एम नॉट श्योर. सो द ओनली ऑप्शन दैट यू आर गेटिंग हियर इज ईदर बी और डी. एंड अगेन आई एम स्ट्रेचिंग अ लिटिल बिट, बट यही करना होगा. आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यूपीएससी में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे 20-25 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं आएंगे, चाहे जितना भी अच्छे से पढ़ा हो आपने. मैक्स टू मैक्स you'll get 30 questions and that would actually make it an easy paper, right? So not required. So यहाँ पे I'll make this a Y leaning Z question, right? But because I have an idea कि ये नहीं हो सकता है एंड UNDP भी शायद नहीं हो सकता है, IPCC होने के चांसेस लग रहे हैं और शायद इनमें से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आई नो UNFCC is the one who might give it. So मैंने यहाँ पे ये YZ मार्क करके छोड़ दिया. I go to the next question. Which of the following statements are correct with reference to Comprehensive Environmental Pollution Index CEPI? Now, the objective of CEPI is to assess the quality of environment in industrial areas. It says Comprehensive Environmental Pollution Index, so could be that it is assessing the quality. अगर आपने पढ़ा है तो then you know this is the right option. It is developed by नीति आयोग. अगर आपने पढ़ा है then you would know who is developing it or not developing it. And then an increase in CEPI score denotes adverse effects on the receiving environment. अब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर आपको CEPI इंडेक्स के बारे में पता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बढ़ने से खराब होता है या घटने से खराब होता है. फॉर एग्जाम्पल द वे वी हैव आवर AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें ज्यादा नंबर if the index is at 300 or 500, is that good or bad? So the same thing is being asked. तो अगर आपको पता है then you would know that the right answer would be C. अगर आपको नहीं पता है then you again mark it for, let's say मुझे पता है right answer, I know the right answer, so I mark it as my X question and then मैंने यहाँ पे mark कर दिया कि C is the right answer.
I move on to the next question. I move on to question number 4. It says, with reference to consultative committees, consider the following statements. These are parliamentary committees. Are consultative committees parliamentary committees? To provide a discussion forum between the government MPs on policies and programs of the government. Are they parliamentary committees? I don't think so. They are constituted by the Ministry of Parliamentary Affairs. They are constituted by the Ministry of Parliamentary Affairs and they are presided by the Lok Sabha Speaker. अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, आपको पता है लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर very specific committees. So now in that case, if you know that these 3 is not the right answer, then 3 gets eliminated, and then in between these 2, if you know that it is not a parliamentary committee, then you know that the answer is going to be B and you mark it as your X. इसी तरह we keep moving on to different questions. Now the idea of doing this is, जब आप इस तरह क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, एक बड़ी सिस्टमैटिक वे में आप निकलते चले जाओगे, right? You'll do it in a very systematic way. Now once you do it like this, आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी. Now another reason why I want you to do this whole XYZ business is because I want you to know that this is how you analyze your mock test papers. आपको अगर अपना mock test paper analyze करना है, this is how you do it. क्या होता है जब आप अपने OMR sheet में जब आप अपने ये answers वगैरह भरोगे, when you fill your answers and everything in your OMR sheet, उसमें क्या करोगे आप XYZ, how many X options are right, how many X you've marked, Y you've marked, and Z you've marked, and 0 you've marked, you're going to write it down. आप लिखोगे, अगर आपने इस पेपर में करीबन 20 X करे हैं, आपने करीबन 55 Y करे हैं, और आपने करीबन यहाँ पे let's say you've attempted about 8 Z questions, and 0 तो आपने obviously छुआ ही नहीं. So you've attempted about 83 questions. 83 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे. अब मुझे ये नहीं देखना है मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इस 83 में आपके नंबर कितने आ रहे हैं. You and I, when I say I don't need to see this, what I mean by this is कि आपको ये नहीं देखना है कि आपके एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं. क्या उसमें 90 नंबर आ रहे हैं, क्या उसमें 120 नंबर आ रहे हैं. नो, वॉट यू आर गोइंग टू जज इज, ये जो मैंने X 20 मार्क करे हैं, क्या ये 20 के 20 सही है या नहीं. Because X are your 100% questions. X are your 100% questions. तो उन X में आपको देखना है कि वो जो 20 क्वेश्चन आपने मार्क करें क्या वो सही है या नहीं. Because अगर वहां पे एक्यूरेसी कम हो रही है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा. आपके रिवीजन में दिक्कत है, क्योंकि आप कभी भी एक क्वेश्चन को 100% राइट बोल के उसको रॉन्ग नहीं कर सकते हो. इसका मतलब रिवीजन में दिक्कत है. So the first thing that you get to know is this. Then you see आपका जो Y टाइप क्वेश्चन है, उस Y टाइप क्वेश्चन में भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपका लक कितनों में लग गया. मुझे फर्क ये पड़ता है कि अगर आपने उसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करे हैं, इफ यू एलिमिनेटेड A, B, C, D में से C and D, राइट आंसर A या B में से ही होना चाहिए, C और D में से नहीं होना चाहिए. वो आपका 100% होना चाहिए. That your right answer is coming from either A or B because you have eliminated C and D, and the same thing goes with your Z question. वो जो 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं, जो एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया था, वो 8 में से 8 में ही किसी में भी वो एलिमिनेटेड ऑप्शन राइट आंसर नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज हाउ यू सिस्टमैटिकली चेक अ पेपर. तो इससे क्या होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके वो 80 आपके इस मॉक टेस्ट में 120 नंबर आ रहे हैं या 40 नंबर आ रहे हैं या 90 नंबर आ रहे हैं. मैं बस चाहता हूं आपका ये जो X, Y, Z और 0 का जो रेशियो है ना, ये सही बना रहे. X should be 100%. Y में जो क्वेश्चंस आपने जो 2 एलिमिनेट कर दिया है उसमें से राइट आंसर ना हो, एंड Z में भी जो आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट करा है वो राइट आंसर नहीं होना चाहिए. एज लॉन्ग एज यू कैन डू दैट, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, ये आप खुद अप्लाई करके देखना. यू हैव 30 मोर डेज, राइट? 30 दिन है आपके पास. इन 30 दिन में करीबन आप 5 से 7 फुल टेस्ट जरूर लगाना. फुल टेस्ट, डोंट डू सेक्शनल टेस्ट. फुल टेस्ट लगाना, और इन फुल टेस्ट में इसी पद्धति का इस्तेमाल करना, वेर यू मार्क इट एज योर X, Y, Z क्वेश्चंस. एक बार आपने इस तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया, आपके लिए इस पेपर को अप्रोच करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा.
राइट? अप्रोचिंग द पेपर वुड बिकम वेरी वेरी इजी. देखो, ये कोई तिगड़म नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है. दिस इज अ वेरी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. राइट? अ वेरी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे. सो गो अहेड, मेक श्योर यू ट्राई दिस. एक बार ट्राई करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपके कितना बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है या कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, make sure you leave a comment. Make sure you reach out to me through the Telegram channel as well. Right? So that's it. That is going to be our approach. And this approach, I want you to, अब फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये वाला प्रीलिम्स दे रहे हो या इससे अगले साल वाला दे रहे हो या उसके अगले साल वाला दे रहे हो. I want you to go ahead and try this method and make sure this becomes your main method of attempting an MCQ paper. Right? This becomes your main method of attempting a MCQ paper. Again, thank you so much for watching, and I have a little surprise planned for you, so make sure you stay tuned to the channel, subscribe, and go ahead and share it with your friends who you think will benefit from this video. And I will see you very very soon. Bye bye.